दे देंगे, पंचायत में दे देंगे, लेकिन संसद में नहीं देंगे। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं नेहा बग्गा जी। हम तो कह रहे हैं आज ही दे दीजिए, नहीं ठीक है, आज ही कर दीजिए। तो अगर परसीवन होने के बाद ठीक, नेहा जी जवाब देंगे उसका। नेहा जी हमारे साथ जुड़ गए। नेहा जी वो कह रहे हैं कि भाई 23 में जब एक बार बिल पास हो गया था तो फिर आप उसी को क्यों नहीं लागू करते हैं? ये क्या परसीमन और इसके बाद 850 ये सब करने की क्या जरूरत थी? अंजनी जी देखिए, कल का जो दिन निकला है वो इस देश की महिलाओं ने अपनी आंखों से उसको महसूस किया है, देखते हुए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, सपा हो या अन्य जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो कैसे महिलाओं का विरोध करते हैं, महिलाओं के नेतृत्व से घबराते हैं। उनको महिलाएं जरूर चाहिए वोट देने के लिए, झंडे उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, मगर जहां पर नेतृत्व की बात आएगी, आपने खुद भी अभी वर्णन किया और पिछला इनका इतिहास भी है 7 दशकों का। 2010 में हमने देखा कि कैसे इनके अलायंस के प्रमुख जो थे आरजेडी नेता सुरेंद्र प्रकाश यादव जी ने उस बिल को फाड़ के फेंका था। हम 1998 में और 2010 में हम जानते हैं कि कैसे राज्यसभा से पास होने के बाद भी कभी उस बिल को लोकसभा में लेकर ही नहीं आ पाए। तो एक बात बहुत स्पष्टता के साथ में हमारे सामने आती है कि इनके हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। आज प्रियंका गांधी जी जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से हैं, जिसके परिवार ने कई दशकों तक सत्ता को संभाला, सत्ता का राज किया, पर उसके बावजूद वो देश की महिलाओं को कमोडिटी कह रही, वस्तु कह रही है। इस देश की महिला कोई वस्तु नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी ने और गांधी परिवार ने खासतौर पर सोच के रखा है कि अगर कोई सम्माननीय है, कोई माननीय है, तो वो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ही होंगे। वही उच्च पदों पर भी रहेंगे, वही एक के बाद एक संसद भी जाएंगे। ये जो सपना चकनाचूर किया है, महिलाएं बहुत आहत हैं, बहुत आक्रोशित है, सड़कों पर भी हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता जश्न मना रही है, भाई हमारी जीत हुई है। आप कह रहे हैं कि भाई ये तो अपमान हुआ। एक मिनट जी, उनकी बात है जी। देखिए महिलाएं 2023 वाला 2023 में एक बार लागू हुआ था, पास हुआ था, फिर उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कह रही हैं प्रियंका गांधी लागू कर दीजिए, क्या दिक्कत है? वही लागू हो जाए, वही ना लटके ना भटके ना झटके। उसी कारण से आदरणीय गृह मंत्री जी ने पूरा प्रपोर्शन समझाया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई राज्य अपने आप को पिछड़ा ना महसूस करे इसमें। इसीलिए 50% का फॉर्मूला आया था। पर आप जानते हैं कि कभी हिंदू मुसलमान करके, और सपा के नेता को तो आपने सुना ही होगा, धर्मेंद्र यादव तो मुस्लिम आरक्षण मांग रहे थे। जो संविधान की किताबें लेके घूमते हैं लोग, इन्हें क्या संविधान का कुछ स भी पता है? ठीक है। और जिस तरीके से ये लोग कभी बंटवारा नॉर्थ ईस्ट में करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान में करते हैं, कभी अमीर गरीब में करते हैं, उसको लेकर जो इनने प्रोपोगंडा रचा वो आज समस्त देश के सामने आ गया है। तो देश की महिलाएं बहुत जागरूक हैं और मैं आपसे कह दूं कि कल जरूर ये ना पास हुआ, मगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जब तक है ये बिल पास भी होगा और महिलाओं को उनका अधिकार। नाजिया जी हमारे साथ है, महिला भी हैं। नाजिया जी देखिए, आपने पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना। सत्ता पक्ष कह रहा है भाई आज नहीं तो कल हम पास कराएंगे, ये विपक्ष जो है महिला विरोधी है। विपक्ष कह रहा है भाई 2023 में जो एक बार पास हो चुका, दोबारा इसको आने की क्या जरूरत है? आपका इस पर क्या पक्ष है? आप क्या कैसे देखती हैं जो कल ये बिल गिरा? वंदे मातरम, आप भी और सभी को पैनलिस्ट को भी। कल विपक्ष के पास एक बहुत ही सुनहरा और खूबसूरत मौका था एक बार इस देश की आधी आबादी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए, पर एक बार फिर से विपक्ष ने हमारा दिल तोड़ दिया, इस देश की आधी आबादी का दिल तोड़ दिया। का एक जमाना था जब राजीव गांधी जी के पास शाहबानो और सायरा बानो का जजमेंट गया था कि गुजारा भत्ता और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन कर दिया जाए, तो राजीव गांधी जी ने ऑर्डर को फाड़ करके डस्टबिन में फेंक दिया था और मुसलमान बेटियों को रोड पर छोड़ दिया, उनको दर्द में मुब्तला रहने के लिए। और कल हमने देखा कि जब बेटियों को अधिकार, मान, सम्मान, मर्तबा, रुतबा मिलने जा रहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो राहुल गांधी जी ने बड़ी जिंगल बेल वाली कहानियां सुनाई। जबकि पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी जी जिंगल बेल वाली कहानी सुना रहे थे, तब उन्होंने बताया कि उनको अंधेरे से डर लगता है और इंदिरा गांधी जी ने ही उनका डर निकाला था अंधेरे से। और एक महिला जब राहुल गांधी जी को अंधेरे से डर निकाल रही है, फिर भी वो वुमेन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि राहुल गांधी सिर्फ अंधेरे से नहीं डरते हैं, राहुल गांधी शक्तिशाली पावरफुल महिलाओं से भी डरते हैं। और वो डर रहे थे कि अगर 33% आकर के बैठ जाती हैं
तब तो फिर जो होगा वो राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक कंगना की बात नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, एक निर्मला सीतारमण जी की बात नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, स्मृति ईरानी जी की बात का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जब 33% आकर के बैठेंगी और वो अपने अधिकार की बात करेंगी, वो गुंडा माफियाओं के खिलाफ बात करेंगी, वो बलात्कारियों को फांसी पर चढ़ाने की बात करेंगी, वो जिहादी और पाकिस्तानी मानसिकताओं को जेल भेजने की बात करेंगी, तब फिर क्या होगा विपक्षी का। समाजवादी पार्टी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, हालांकि उन्होंने भी विरोध किया है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने पहले ही कह दिया था लड़के हैं, मन मचल जाता है तो बलात्कार हो जाता है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी कुछ कहे महिला के पक्ष में, ये उन पर शोभा ही नहीं देता है। ठीक है। सुनील कौशिक जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, आपने दोनों पक्ष को सुना, अब इसमें किसने बहाया स्वाभिमान और किसने किया अपमान आपकी नजर में? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये बिल आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा। जब 2023 में बिल पास हो गया और उस बिल में ये स्पष्ट है कि जनगणना के बाद परिसीमन होगा, उसके बाद ये लागू किया जाएगा, तो अभी जल्दबाजी क्यों? दूसरा ये पहलू, 133वां संशोधन था, लगभग देश के संविधान में बचा क्या है? मूल संविधान में यदि 132 संशोधन हो गए तो इसका मतलब संविधान वो तो है नहीं जिस संविधान की हम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की हम बात करते हैं, जिसमें 100 से ज्यादा, 125 के आसपास संशोधन हो गए, तो मूल संविधान तो खत्म ही हो गया। जो बार बार राजनीतिक दल करते हैं कि बाबा साहब का, भीमराव अंबेडकर का संविधान, मूल आत्मा, प्रस्तावना सब तक में बदलाव हो गया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि जब 1976 में 25 साल के लिए रोका परिसीमन को, फ्रीज कर दिया गया, मान लिया कांग्रेस ने कर दिया, आपने भी कर दिया 2001 में आकर के। आपने क्यों कर दिया? भारतीय जनता पार्टी ने भी किया और कांग्रेस ने भी किया। क्यों? तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2023 में जो संशोधन आया, यदि वो 2023 में नहीं आया होता और 2024 में लोकसभा चुनाव न हुआ होता तो तब भी वो पास नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी कि 2023 में लोकसभा चुनाव से पहले ये बिल लाइए, इसमें विरोध होगा, विपक्ष समर्थन नहीं करेगा और 2024 के चुनाव में जाएंगे। विपक्ष ने समर्थन दिया और विपक्ष ने समर्थन देकर के देश की जनता ने देखा और आधी आबादी ने विपक्ष को भी भरपूर समर्थन दिया और मोदी जी की सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, 240 पे आके टिक गई। तो एक तो वो राजनीतिक कारण था कि आप उस समय ऐसे लेकर के आए। दूसरा अभी भी वही है, मैं कल से कह रहा था कि यदि संशोधन जो भी बिल आ रहा है, यदि वो गिर गया तो विपक्ष को ज्यादा नुकसान होगा बजाय सत्ता पक्ष के। अच्छा। और वो हो रहा है सड़कों पर निकल के। आप ये बताइए, मान भी लिया जाए कि 2023 में बिल्कुल मैंने जो कहा कि जनगणना के बाद होगा, परिसीमन के बाद होगा, परिसीमन किस आधार पर होता है? वोट बैंक के आधार पर। 10 लाख से ज्यादा आबादी है वो परिसीमन के दायरे में आ जाएगी और एक सांसद वहां होगा। स्पष्ट है, सब आंकड़े किसके पास नहीं है, किस विधानसभा में, किस लोकसभा में क्या है, ये सबको नहीं पता। अभी तो 20 से 25 लाख आबादी पे है एक सांसद, एक आंकड़ा पता है। यदि वो 2011 को आधार रखते हुए, यदि आज हम महिलाओं को सशक्तिकरण को आधार मानते हुए दे देते तो विपक्ष को क्या दिक्कत है? 2026 की जो आंकड़े आएंगे फिर दोबारा संशोधन हो जाता है, फिर उसके बाद आंकड़े आ जाते। यदि विपक्ष इस पर सहमत यहां हो जाता कि ठीक है 2011 की जनगणना को आप मान लीजिए और इसके आधार पर आप अभी 23 में तो कह ही रहे थे कि 2011 अभी भी कह रहे हैं विनय जी। नहीं, कहां कह रहे हैं 2011 में? 2011 विनय जी क्या कह रहे हैं कि 2011 की नहीं, अभी 2026 की जनगणना के बाद परिसीमन होगा, उसके बाद होगा, उसके बाद होगा। यदि आज हो जाता तो विनय जी को, राहुल गांधी जी को या टीना करमवीर जी को या नेहा जी को या कौशिक जी को क्या आपत्ति है? ऐसा तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहेगी, आपकी सरकार आएगी, आप संशोधन कर देते, जैसा आप प्रारूप चाहते वैसा संशोधन आप कर देते, लेकिन कम से कम एक नई शुरुआत तो होती। या 2029 में इस संशोधन के आधार पर वोट महिलाओं को सीट मिलेगी तो क्या दिक्कत है? अब विपक्ष का यह कहना है कि साहब इन्हीं सीटों पर कर दीजिए आप, तो इन सीटों पर और ज्यादा सीटों पर क्या दिक्कत आ जाएगी? यदि 850 सीटें मान ली जाए और 850 सीट के आधार पर महिलाओं को मिल जाए तो कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात विनय जी ने जो कहा कि साहब हम ओबीसी वर्ग को चाहते हैं, ओबीसी वर्ग भी मतलब आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए,
रोहिणी आयोग तो विनय जी ने देखा होगा, रिपोर्ट देखी होगी रोहिणी आयोग की। क्या हुआ ओबीसी के साथ इस देश ने क्या किया? आप भी 10 साल सत्ता में कांग्रेस के साथ रहे, 50 साल से ज्यादा सत्ता कांग्रेस की रही। मुट्ठी भर जातियों ने पूरी ओबीसी जाति का आरक्षण या सरकारी सुविधाओं पर डांका डाला, डकैती डाली, और ये सब स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि अखिलेश जी को नहीं पता, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को नहीं पता, ऐसा नहीं कि वहां बिहार में नहीं पता, लालू प्रसाद यादव सबको पता है कि कुछ मुट्ठीभर जातियों ने ओबीसी को मिलने वाला पूरा का पूरा डकार गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए, जो कांग्रेस ने इस देश में किया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, दबा दी। किसानों के लिए आयोग बना, स्वामीनाथन आयोग दबा दिया। यदि रोहिणी आयोग 2017 में बना और उसकी रिपोर्ट तैयार है, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत आ रही है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट देश के सामने रखी? यानी आप कह रहे हैं कि इसमें सारे दल सियासत ही कर रहे हैं, बिल्कुल, सारे दल मैं सियासत किसी कर रहे हैं। एक ऐसे दल को ठीक है। अंजनी साहब नहीं देखता। हाँ, तो अब राजनीति नया जी देखिए, अब यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि एक तो कहा